जनरेशन और जो आज की जनरेशन है, अब इनको आपस में किस तरह से आप जोड़ें? हमारे ज़माने में के सेंटेंसेस जो है ना, उनको बोलना बड़ा डेंजरस सा लगता है। आपके क्या विचार है इस नहीं, बारे मैं में? वेलकम बैक टू माइंड गाइड। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे, और वो है इंटर जनरेशनल कन्फ्लिक्ट। आज के समाज में घर घर में ये कहानी सुनने को मिलती है। आजकल के बच्चे तो ये करते हैं, और शायद बच्चों के बीच में ये होता होगा कि यार समझ में नहीं आता, पेरेंट्स ये बोलते हैं, दादा दादी ये बोलते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट मैं देख रहा हूँ थ्रू माय प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग, काफ़ी आ रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हमारे एक मित्र साइकोलॉजिस्ट से, मिस्टर बीबी वर्मा इज़ हियर एंड विल ट्राई एंड डिस्कस ऑन दिस इशू। तो वर्मा जी, आप क्या सोचते हैं कि व्हाट आर द रियल रीजंस ये इंटर जनरेशनल कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा आजकल क्यों बढ़ गया है भाई? आज की डेट में हम बात करें अपने रेफरेंस में, हम्म, आप सोचिए हम हैं 60s और 70s की जनरेशन। हम्म, बीच में एक 90s और 2000 की जनरेशन आई जो हमारे बच्चों की जनरेशन है, हम्म, और अब एक थर्ड जनरेशन इज़ नाउ देयर। हम्म, तो मेरा अपना मानना ये है कि हम लोग एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से पले बड़े थे। हम्म, मोबाइल नहीं थे, हम्म, बहुत सारी और चीज़ें नहीं थी, हम्म, रेडियो पे हम डिपेंडेंट थे, टीवी हम्म, तक नहीं था, हम्म, कुछ सोशल मीडिया तो आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। हम्म, तो लेकिन वो ग्रेजुअल प्रोसेस में कुछ कुछ इनोवेशंस होते गए, तो जो जो 90s एंड 2000 वाले हैं दे वर बेटर ऑफ देन आवर जनरेशन। हम्म, तो वो शिफ्ट हुआ ग्रेजुअल। हम्म, लेकिन जो अब जो जनरेशन आई है और जो पिछले कुछ सालों का 5 से 10 साल का आप स्पैन लीजिए, हम्म, और मोबाइल 2006-07 से जो शुरू हुआ, हम्म, मोबाइल रिवोल्यूशन जिसे आप कहिए, फिर गूगल आया, फिर इंटरनेट आया, फिर गूगल आया, सर्च इंजन्स बढ़ने शुरू हुए, तो आप सोचिए कि लाइफ ने सडनली जंप लिया। तो आज सिचुएशन ये है कि हम डिजिटल पेमेंट के ज़माने में हैं। ओल्डर जनरेशन कैश को डील करती थी, उनके ज़माने में कोई डिजिटल नाम का कोई वो ही नहीं था। लेकिन उस जनरेशन और जो आज की जनरेशन है, अब इनको आपस में किस तरह से आप जोड़ें? मतलब ये वो कहने का कि पेस ऑफ डेवलपमेंट, हमारे फादर के ज़माने में भी मोबाइल नहीं था, हम जब बड़े हुए तो भी मोबाइल नहीं था, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे फादर के समय में भी टीवी नहीं था, हम जब बड़े हुए, जब हम सर्विस करने गए तभी भी टीवी वो झिलमिल ब्लैक एंड वाइट, तो बहुत फ़र्क नहीं था। जी, तो कोई गैप नहीं लगा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा था, उतना एडजस्ट कर लिया। और अभी जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन में पेस ऑफ डेवलपमेंट इतना बढ़ गया, एक्सीलरेशन डेवलपमेंट, क्वांटम जंप हुआ है, आई क्वांटम विल से जंप हुआ है। क्वांटम जंप। सो दैट इज द रीजन ऑफ दिस मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहले बच्चों को हम उनके लिए बच्चों को ब्लेम करते हैं, ये ऐसे हो गए। तो क्या ये ब्लेम करना सही है कि ये ऐसे हो गए, या ये जो कंटेक्स्ट चेंज हुआ है इतना फास्ट, उसके कारण लाजमी है ऐसा होना? क्या आप कहेंगे ये? नहीं नहीं, मैं उसमें ये कहूँगा कि देखिए, मैं तो आई विल साइड एज एन एडल्ट पर्सन, आई विल साइड बाय द यंगर जनरेशन। ओके। बिकॉज मुझे ये लगता है कि यंगर जनरेशन राइट फ्रॉम बर्थ दे हैव बीन एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स। उनकी एक्सपोजर इतना ज़बरदस्त है इन सब चीज़ों में कि आज आप एक 1.5 साल के 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल ऑपरेट हाँ, तो करना, वो इतना वो स्वाइप बड़ा बढ़िया स्क्रॉलिंग वो करता है। स्वाइप करते देखते हैं। तो आपकी जनरेशन में ये सब नहीं था। इसीलिए मेरे को लगता है कि आप उनको बदलने की कोशिश मत करिए, आपको अपने को ढालना पड़ेगा आज साथ की में। उसमें। अब आज आप सोचिए कि किसी ओल्डर पर्सन को आप कहते हो आप डिजिटल पेमेंट गूगल पे शुरू कर दो, कितना हेजिटेशन होता है। इसीलिए आज मैं न्यूज़ में पढ़ा था, 81 ईयर्स के आदमी को कितना 7 करोड़ रुपया उसका साइबर फ्रॉड में चला गया। और तब मुझे रिफ्लेक्ट हुआ कि जितनी भी साइबर फ्रॉड की, साइबर अरेस्ट की न्यूज़ देखता हूँ, वो सब ओल्ड एज के साथ ही होती है। ये 15, 16, 17, 20 क्योंकि साल वो वाले के साथ चेंज नहीं। नहीं करना चाहते, अपने हाँ, आप को बदलना नहीं चाहते। वो हाँ, जो एक कंटेक्चुअल आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आई थिंक ओल्डर जनरेशन हैज टू नाउ गेट इनटू द माइंड ऑफ ए यंगर जनरेशन। यस, एंड इनफैक्ट ये यंगर जनरेशन उनको बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं बता रहा हूँ, आप किसी बच्चे को कह दीजिए कि दादाजी को या दादी जी को डिजिटल पेमेंट सिखा दो, वो
आधे घंटे में वो पूरा उसको सिखा उनको देगा। समझा देगा कैसे करना है। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कहाँ है? ये हमें सिखाएगा। बस वही है ना? वही ये तो एक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें रेजिस्ट चाहिए। हाँ, ये ट्रांसफार्मर की। तो अगर इसको नटशेल में कहें तो व्हाट इज इफ आई मेरे दिमाग में बात आती है कि स्टेइंग कंटेक्चुअल, इफ यू मेक दिस, अगर इसको एक नारा बनाया जाए, इवन सोशल मीडिया हो चाहे हमारा मीडिया हो, कि भाई स्टेइंग कंटेक्चुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यंग जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है, अगर घर में ओल्ड लोग हैं तो थोड़ा सा कंटेक्चुअल रहो, और ओल्ड जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी कंटेक्चुअल बने, सीखें। अपने रिजिड जो पैटर्न है पुराने हमारे ज़माने में के सेंटेंसेस जो है ना, उनको बोलना बड़ा डेंजर सा लगता है। आपके क्या विचार है इस नहीं, बारे मैं में? उल्टा बोलूँगा, मैं हम्म, बोलूँगा कि हमारी यंगर जनरेशन शुड बी टॉट कि देखिए आप अपने दादा दादी या अपने पेरेंट्स को वो सब में एसोसिएट करिए जो नॉलेज आप गेन कर पा रहे हैं वो नहीं गेन कर पा रहे थे। यस। अब आज जैसे अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए अगले 5 साल में एआई का ज़माना आने वाला है। हम्म, ये लोग दे विल बिकम एआई ड्रिवन, हम्म, जितनी यंगर जनरेशन है। हम्म, अब हमारी जनरेशन और हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, हम्म, उनके लिए उसकी रेलेवेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम्म, और उनको बेसिकली अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप कह रहे हैं, कॉन्टेक्चुअल रहना पड़ेगा। हम्म, अगर आपको आज, जब तक आप हैं, जब तक आप अलाइव हैं, तब तक आपको इस चीज़ को अपने आप को इन्वॉल्व करना ही है, क्योंकि जब तक आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे विद द प्रेजेंट social media, with the present environment, then you are losing track. Then you are falling into trap of people who are trying to deceive you just because you are an old person. और इससे दो बात और दिमाग में आती है। एक जो हम साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ऑफ ब्लेमिंग। Yes. यू नो, ये जो ब्लेम गेम है ना, वो हम प्ले करते हैं, ओल्ड जनरेशन या मतलब जो भी आदमी प्ले करता है कि भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इंस्टेड ऑफ मैं क्या कर सकता हूँ। Correct. So, हमारा ये पॉजिटिव हाँ, ये मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव चाहिए। एक, और इसीलिए मैं तो रिटायरमेंट के बारे में भी काफ़ी बातें करता हूँ। एक प्लेलिस्ट मेरे माइंड गाइड में है जो रिटायरमेंट इश्यूज़ पे बात करती है। तो मुझे दिमाग में ये बात आती है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद एलएलबी कर लिया और अब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। मैंने भी एमए किया साइकोलॉजी में रिटायरमेंट के बाद। तो क्या रिटायरमेंट के बाद बैठना ज़रूरी है, और या कुछ पढ़ना रेलिवेंट रहने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, उसका बोझ भी बच्चों पे कम पड़ेगा, वरना यू बिकम ए बर्डन टू द सोसाइटी एंड यंगर जनरेशन हैड टू फेस दैट बर्डन। सो हाउ, कितना ज़रूरी है रिटायरमेंट के बाद ये फील करना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अब फिर से ये पढ़ना, बहुत एंजॉय करना। हाँ, बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया है। एक्चुअली क्या है कि हमने जो साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में ही ये पढ़ा, अपने माइंड के बारे में पढ़ा, और अपने माइंड का ये पढ़ा कि ब्रेन सेल्स रिमेन एक्टिव एज लॉन्ग एज यू मेक देम कीप देम एक्टिव। Also, there is a brain elasticity, न्यूरोप्लास्टिसिटी। neuroplasticity. Yes. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखिए। जब मैं लर्निंग की बात करता हूँ, वो लर्निंग क्या है? बेसिकली आई एम कीपिंग माई माइंड एक्टिव, एंड बाई कीपिंग माई माइंड एक्टिव, आप सोचिए इसका रिवर्स। आप सोचिए रिटायरमेंट हो गई, अभी मुझे कुछ नहीं करना, आई वॉन्ट टू एंजॉय। धीरे धीरे क्या होता है? ब्रेन सेल starts degenerating. The brain loses the capacity of enjoying also. Then it stops there is a deterioration in the brain cells. Gradually आपका डिमेंशिया शुरू हो जाता है, और आप देखिए कि cognitive decline. आप देखिए जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को, आप अगर हमको जो एक्सपोजर कुछ लोगों ने दिया, मतलब ये प्रोफेसर now wants to only draw a cat because उसका brain cells are effectively dead because he stopped doing anything after retirement. तो मैं तो कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद तो वो आपने जैसे कहा ना, पार्टी शुरू हुई है, उसके बाद रियल पार्टी शुरू होनी चाहिए, इंटरेस्ट भी होगा। और मैं कहूँगा जब तक आप हैं, till then you are alive, you must keep your brain active. Yes, yes. बीच में हम लोग बात कर रहे थे रीडिंग की, how reading is so good manifestation of your brain cells. Yes.
इट ग्रोज देम, तो अगर आपकी बाकी फैकल्टीज काम कर रही हैं, आप पढ़िए, आप सीखिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसका रोल है, चेंज तो ओल्डर जनरेशन को करना पड़ेगा। कोई Staying choice contextual is the key. Absolutely. Let's make this a motto. Staying Absolutely. contextual is the key. Thank you, Mr. Verma, for talking to us on this show. And I suppose this will give a very good message. Thank you, friends. इस चैनल में जो भी बातें हमने की ऑन दिस इशू ऑफ स्टेइंग कॉन्टेक्चुअल, अगर आपको अच्छी लगी अपने कमेंट्स भी इस चैनल पे दें, और इसे अगर पसंद आ रहा है ये कंटेंट तो इसे ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।